Hi, self confidence is a superpower. Once you start to believe in yourself, the magic starts happening. Today is 8th of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. Sati was declared illegal and punishable by Lord William Bentinck. श्री लाला लाजपत राय जी थे फर्स्ट सेशन ऑल इंडिया कांग्रेस बॉम्बे 1920 आपने प्रिसाइड किया था. चार्ल्स विल्किंस ने ट्रांसलेट किया था भगवत गीता टू इंग्लिश. लॉर्ड मायो के टाइम पे 1872 में फर्स्ट सेंसस हुआ था बट यूनिफॉर्म्ड वे में लॉर्ड रिपन 1881 इज द आंसर. वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड तो वाइसरॉय का नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं पॉलिटी पे. सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ. सुप्रीम कोर्ट जजेस का रिटायरमेंट एज क्या होता है? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? हाउ मेनी सेशंस आर हेल्ड इन अ ईयर इन लोकसभा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू whom? Which state has the largest number of seats reserved for scheduled tribes in Lok Sabha? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है compel मतलब मजबूर करना, force और oblige to do something. deferral का मतलब होता है स्थगित करना, postponement of an action or event. पेरिफेरी का मतलब होता है उपनगर, द आउटर लिमिट, जैसे ये शहर है और ये इसका पेरिफेरी है. फ्रिंज बाउंड्री. परसिक्यूट का मतलब होता है सताना, सब्जेक्ट टू हॉस्टिलिटी एंड इल ट्रीटमेंट स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर रेस और पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीव्स. फुलजम मतलब अति, कॉम्प्लीमेंट्री और फ्लैटरिंग टू एन एक्सेसिव डिग्री, प्रोफ्यूज. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section down below. आज 8 ऑफ फरवरी है. आज हम इन दोनों आंसर्स पे, इन दोनों सवालों पे आंसर राइटिंग करेंगे और ये सारे टॉपिक्स हैं. नोट मेकिंग मैंने रिज्यूम कर लिया है तो ये सारे नोट्स अभी हम आगे देखते हैं. अवर रेफरेंस मटेरियल इज दिस द हिंदू. बिफोर दैट कल ये प्रीलिम्स 2022 कोर्स के बारे में हमने बात की थी. इससे रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं यू कैन व्हाट्सएप, आई विल बी आंसरिंग दोज क्वेश्चंस. सी, इंडिविजुअल गाइडेंस का मतलब होता है इस चीज को हम सबसे पहले स्टार्ट करना चाहते हैं. लेट्स सिट डाउन एंड टॉक कि आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये जो कोर्स है और इस एग्जाम जो 2022 प्रीलिम्स आप लिखने वाले हो, प्रिपरेशन का स्टेटस क्या है, हाउ यू आर प्लानिंग टू स्पेंड नेक्स्ट 4 मंथ्स. इस सब से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं एक सिटिंग लेके उसको अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. टाइम टेबल बनाते हैं, एक एक्शन प्लान बनाते हैं, क्या करना है नहीं करना है, बिकॉज यू नो दिस थिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ऐसे मैं आपको 1000 जेनेरिक चीज़ें बता सकता हूँ, ये करना है वो करना है, बट जब तक अपन ऐसे बैठ के बात नहीं करेंगे ये चीज़ें आसान नहीं होगी. सो वी हैव टू डू दिस विद अटमोस्ट प्रायोरिटी. तो स्टार्ट डेट जो है वो ऐसा है कि लेट्स ज्वाइन दिस कोर्स एंड लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल हैव दिस सेशन इंडिविजुअल गाइडेंस का. देन फिर सी सेट क्रैश कोर्स अपन इस वीक में स्टार्ट करते हैं और ये जो चीज़ें हैं ये साइमल्टेनियसली अपन कवर करेंगे. और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, दीज आर द बेयर मिनिमम. इफ़ वी गेट गुड रिस्पॉन्स और सपोर्ट अगर अच्छा होता है तो अपन और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर कर सकते हैं. प्रीलिम्स 2022 इज़ अवर प्रायोरिटी और ये एग्ज़ाम हमें क्वालिफाई करना है. बात आती है फ़ी का, तो फ़ी डिसीजन बड़ा डिफ़िकल्ट था बट टू मेक थिंग्स सस्टेनेबल दिस वाज नेसेसरी. फ़ी ऑलरेडी बहुत कम है अगर अपन इतनी सारी चीज़ों को देखें और लुक एट द बिगर पिक्चर. सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई नो यू कैन अफोर्ड दिस लेस फ़ी. इतना फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं. सो दिस इज़ देयर. इसको अपन क्विकली स्टार्ट करते हैं बिकॉज कहने को तो अपने पास 4 मंथ है बट टाइम इतना होगा नहीं, क्विकली टाइम निकल जाएगा. लेट्स स्टार्ट दिस सेशन as soon as possible. Okay, you can visit the website और वेबसाइट में यहाँ डिटेल्स भी हैं और फी आप डायरेक्टली इस QR कोड को स्कैन करके भी कर सकते हो एंड फी कंट्रीब्यूशन बटन इज ऑल्सो ओवर देयर. ओके, और फिर इसके बाद आप इसका एक मेल मुझे ड्रॉप कर दो 1@srajanindia.1 पे. ऑल राइट, एंड लेट अस स्टार्ट दिस एज सून एज पॉसिबल. अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है. वी हैव टू लाइक quickly run and complete all these things very quickly. Okay, so ये है
अपना स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 4 months. नाउ लेट अस कम बैक टू दिस द हिंदू. तो ये है दिल्ली, ट्यूसडे February 8, 2022. तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, दिस न्यूज़ इज अबाउट जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब. सुप्रीम कोर्ट जो होती है ये ऑर्डर्स पास कर सकती है, डायरेक्शंस दे सकती है कंप्लीट जस्टिस के लिए या फिर कोई एक पर्टिकुलर चीज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए. एग्जीक्यूटिव्स को ऑर्डर्स पास हो सकते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स जैसे पास किए त्रिपुरा पुलिस को कि त्रिपुरा पुलिस का कोई पर्टिकुलर एक्शन से रिलेटेड, तो उस बात पे जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा, वंस वी हैव पास्ड एन ऑर्डर कवरिंग एन इशू albeit in one case you must show the responsibility some deference to the court. कोर्ट ने अगर ऑर्डर यहाँ पे कुछ बोला है कंप्लीट जस्टिस के लिए या फिर किसी मैटर से रिलेटेड, तो वहाँ पे कोर्ट का अवमानना भी एक बड़ी बात हो जाती है. अदरवाइज वी विल कॉल द SP टू अस इफ ही इज ट्राइंग टू एवेड कॉम्प्लाइंग विद द ऑर्डर. तो यहाँ जस्टिस साहब ने ये बताया. डिफाइन ऑर्डर. तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ वैसे तो सेपरेशन ऑफ पावर है, बट कोर्ट्स को स्पेशली जैसे सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारे मैटर पे कंप्लीट जस्टिस डिलीवर करने के लिए देयर आर सर्टेन प्रिविलेजेस. तो दिस इज ओवर देयर. सोशल मीडिया पोस्ट का एक इशू है जो त्रिपुरा में हो रहा है, पुलिस एक्शन से रिलेटेड है. अब दिस इज द ब्यूटीफुल गेम. ग्रीन पिच है. बर्ड आई व्यू क्या होता है? बर्ड आसमान में रहती है, ऊपर से बर्ड जब नीचे देखती है तो उसको पूरा कवरेज मिलता है, पूरा पिक्चर समझ में आता है, तो इसको बोला जाता है बर्ड्स आई व्यू. तो सी दिस इज द बर्ड्स आई व्यू. ये फुटबॉल ग्राउंड है और ये रिसेंटली लश ग्रीन पैडी फील्ड था, तो यहाँ पर ऐसा बर्ड आई व्यू फुटबॉल टूर्नामेंट के कारण ये बनाया गया है. तो दिस इज द ब्यूटीफुल गेम. चाइना डिफेंड्स चॉइस ऑफ PLA गलवान सोल्जर एज टॉर्च बियरर. अब चाइना का क्रिटिसिज्म दो बातों पे हो रहा है ओलंपिक्स में. एक तो ओलंपिक्स जो होते हैं इनको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए. ओलंपिक्स का पॉलिटिसाइजेशन इज नॉट राइट, बट चाइना इज ट्राइंग टू डू दिस, सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी. और इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज ने इसका डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है. जो UK, US ये ग्रुप है, इसने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है चाइना का फॉर दिस यूगुर ह्यूमन राइट्स वायलेशन. इंडिया ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है बिकॉज ऑफ दिस गलवान जो क्राइसिस था बॉर्डर एरिया पे, उसको यहाँ पे इसने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की. इसके अलावा कुछ कंट्रीज कोविड-19 के कारण भी यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे. तो चाइना का विंटर ओलंपिक्स. PLA रेजिमेंट कमांडर हु फॉट इन द गलवान क्लैश, उसको बनाया ओलंपिक्स टॉर्च बियरर. सो इस बात पे इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाया और डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने की बात किया बीजिंग गेम्स को. डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब क्या होता है? डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब होता है ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे यहाँ पे, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे. स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट करेंगे बट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा. सो दिस इज डिप्लोमेटिक बॉयकॉट. तो ये विंटर ओलंपिक्स चल रहा है और बात ये है कि ओलंपिक्स का सच टाइप ऑफ लाइक पॉलिटिसाइजेशन इज नॉट राइट. सो दिस इज चाइना. अब जो नेक्स्ट है, फॉर चाइनीज फैंस लता मंगेशकर जी वॉज अ विंडो टू इंडिया. हम बोलते हैं ना, म्यूजिक किसी बॉर्डर को नहीं जानता, म्यूजिक किसी टेंशन कॉन्फ्लिक्ट को नहीं जानता, म्यूजिक का एक अपना खुद का वर्ड होता है. तो लता मंगेशकर जी बहुत पॉपुलर है इंडिया के बाहर भी. पीपल टू पीपल कनेक्ट एस्टैब्लिश करने में ये हेल्प होता है बिकॉज जैसे सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर क्या होता है, जैसे बॉलीवुड भी है. बॉलीवुड मतलब सिनेमा, मूवीज. जो इंडिया की मूवीज है, इंडिया का सिनेमा है. कल हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज पढ़ा, यहाँ इंडियन सिनेमा इज वेरी पॉपुलर, यूक्रेन वगैरह में भी. देन जैसे चाइना देखा, चाइना में म्यूजिक इज पॉपुलर. तो ये जो हमारा कल्चर है, वैल्यूज है, म्यूजिक है एंड इवन जो सिनेमा भी है, ये इंडिया का कहलाता है सॉफ्ट पावर. तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में. तो पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है. इंडिया का ये सॉफ्ट पावर है और जो आर्टिस्ट्स होते हैं ये ट्रांसेंड करते हैं बॉर्डर, मतलब बॉर्डर से बहुत ऊपर होते हैं. दे आर लाइक यूनिवर्सल, इनका अपील होता है. सो फॉर चाइनीज फैंस लता जी वॉज अ विंडो टू इंडिया. आपके जो सॉन्ग्स हैं वो बड़े पॉपुलर हुए हैं यहाँ पर. देन इंडिया सपोर्ट गेव टाइज न्यू एनर्जी, श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा. अब ये हमारा इंडिया है, इधर है श्रीलंका. श्रीलंका का भी जो नॉर्दर्न पार्ट है ये है जाफना एरिया.
अब श्रीलंका के साथ इशू ये होता है कि श्रीलंका अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और ये चाइना के डेट ट्रैप में भी फंस गया है। जो श्रीलंका है इसकी पॉलिसीज भी करेक्ट नहीं थी, जैसे फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक वाली पॉलिसी हुआ, तो दैट इज वाई जो श्रीलंका है अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और कोविड-19 के कारण यहाँ और डिफिकल्टी आ गई, बिकॉज श्रीलंका इज प्राइमरली सर्विस सेक्टर इकोनॉमी, टूरिज्म इसका मेन स्टे है और एक्सपोर्ट्स में लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम भी आ गई, तो श्रीलंका अभी डिफिकल्टी में है। अब इस डिफिकल्टी के अंदर इंडिया ने श्रीलंका को सपोर्ट किया, जिसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इंडिया सपोर्ट हैज मेड अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस टू श्रीलंका's इकोनॉमिक सिचुएशन, ये श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंडिया जो है वो अपने नेबर्स के साथ, एक डॉक्ट्राइन है गुजराल डॉक्ट्राइन, हम गुजराल डॉक्ट्राइन को ज्यादा यहाँ पे लाइक इस एज इट इज अभी आज डेट में फॉलो नहीं होता है, बट वी ट्राई टू लाइक एक जनरस, जो एल्डर ब्रदर भी नहीं, जनरस फ्रेंड की तरह हम यहाँ पे एक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज दैट। तो चाइना अगेन डेट ट्रैप में श्रीलंका फंस रहा है। श्रीलंका के साथ जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फिशरमैन इशू, प्लस जैसे ये तमिलनाडु है और इधर जाफना है, इसके कारण भी एट टाइम्स यहाँ पे टेंशंस क्रिएट होते हैं इन पास्ट। सो जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं, वो एट टाइम्स इंटरनेशनल रिलेशंस में इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये कांस्टेंट इरिटेंट अभी जो राइट नाउ था वो था फिशरमैन का। कच्चा तीवू आइलैंड कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा, कच्चा तीवू आइलैंड और यहाँ पे जो जोन है ये बहुत ज़्यादा फिशेस से रिच है। इंडियन फिशरमैन के पास होते हैं ट्रॉलर्स, तो श्रीलंकन जो नेवी है वो एट टाइम्स इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट कर लेती है, फायर ओपन हो जाता है और इससे डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं यहाँ पे इम्पैक्ट होते हैं। तो अभी श्रीलंका डिफिकल्टी में है, तो इंडिया ने जैसे $1 बिलियन का वेरियस लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट दिया 400 मिलियन का और डेट डिफरल दिया दिस मच मिलियन का। तो दिस इज अगेन अ गुड न्यूज। सो दिस इज श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर। तो ये तो था फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है वो है अनडिटर्ड स्टूडेंट्स रिटर्न टू स्कूल आफ्टर येट अनदर क्लोजर। तो जो स्कूल हैं वो वापस ओपन हो रहे हैं, स्टूडेंट्स रिज्यूम कर रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस, गुड न्यूज। रीओपन डीयू कॉलेजेस डिमांड स्टूडेंट्स कॉलेज ओपन करे, वरना कॉलेज लाइफ ही निकल गई और स्टूडेंट्स ने कॉलेज देखा ही नहीं है। सो दिस इज अगेन वन थिंग। देन डिमांड फॉर लता मेमोरियल एट शिवाजी पार्क है। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, रश आवर। व्हाट इज दिस? ट्रस्टिंग इन गॉड, 100 of devotees pulling the chariot of Sri Venkatraman at the part of this Kodiyal Theru annual car festival है, दिस इज देयर। बट प्रॉब्लम क्या है, कोविड-19 का फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म फॉलो नहीं हो रहा है। दिस इज मैंगलुरु। इंडिया में जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, उधर कार फेस्टिवल्स का एक इम्पॉर्टेंस है। जैसे उड़ीसा में भी हम देखते हैं जगन्नाथपुरी वगैरह में कि किस तरीके से चैरियट राइड होता है, तो सिमिलर टाइप ऑफ दिस यहाँ पर है श्री वेंकट रमन, चैरियट ऑफ श्री वेंकट रमन। इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, जो वैल्यूज हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस है, बट एट द सेम टाइम कोविड-19 अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल इंश्योर कराना ज़रूरी है। रश आवर। अब दिस इज बैड गैम्बल, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्स, डिस्पाइट द यूके's सक्सेस इन वैक्सीनेशन, बोरिस जॉनसन्स लीडरशिप इज अंडर स्क्रूटिनी। लीडरशिप जो होती है ना, वो एक एग्जाम्पल सेट करना ज़रूरी होता है। बोरिस जॉनसन लीडरशिप इज अंडर स्क्रूटिनी, वाई? यूके में यूके में वैक्सीनेशन कवरेज ऑसम है, सेकेंड डोज भी, इवन बूस्टर डोज भी। कोविड-19 काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल भी किया व्हेन इट कम्स टू डेथ्स। प्रॉब्लम यह है कि जब कोविड का पीक था तो बोरिस जॉनसन यहाँ पे पार्टी कर रहे थे 10 डाउन स्ट्रीट में, तो इससे एक गलत एग्जाम्पल होता है और इसी बात पे यहाँ पे इस कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे, अर्ली डेज ऑफ पैंडेमिक में। तो जो लीडरशिप है उसको भी एक राइट एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्स। नाउ दिस न्यूज इज अबाउट अ डोज ऑफ साइंस इन द वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी। वैक्सीनेशन की जो भी स्ट्रैटेजी रही हमारी, जैसे पहले 60 प्लस को दिया, फिर 45 प्लस, फिर 18 प्लस, अब 15 to 18 को भी अलाउड है। अभी थर्ड डोज की भी बात हो रही है, दोनों डोजेज के बीच में कितना डिफरेंस, कितना गैप रखना है, ये जो भी डिसीजन होते हैं ना, ये सब बैक्ड बाय साइंस होने चाहिए, बैक्ड बाय साइंस, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, डेटा। तो दिस इज व्हाट यहाँ पे मेंशन किया है
कि जो एविडेंस होता है महामारी के टाइम पे, जो एविडेंस होता है, तो जो डिसीजन होते हैं वो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। प्रिकॉशनरी शॉट्स देना है, थर्ड डोज ऑफ कोविड-19 भी है। कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन कोविड-19 वैक्सीनेशन, कोवैक्सिन और दिस सेकेंड वन कोविशील्ड, दोनों को मिल गया है। कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन मतलब जस्ट लाइक दैट वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, आपको डेडिकेटेड रूट के थ्रू नहीं जाना है, गवर्नमेंट अप्रूवल। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि ओवर द काउंटर ये मिलने लग जाएगी। इट इज जस्ट लाइक कि अब इसमें इनको रेगुलर रिपोर्ट्स अभी प्रेजेंट नहीं करनी पड़ेगी, वैक्सीनेशन रिलेटेड डेटा, ऐसा आगे लिखा है। अब ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, अभी क्लिनिकल ट्रायल्स है नेसल कोविड-19 कैंडिडेट वैक्सीनेशन का भी। नेसल बिकॉज अभी की जो वैक्सीनेशन थी वो इंजेक्शन वाली थी, नेसल होगा तो इसका जो हम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेटर वे में कर पाएंगे, वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो पाएगा। तो ये एक बात है। यूनियन बजट में इतना इसका फंड भी दिया है। मार्केट ऑथराइजेशन का यूजुअली मतलब ये होता है कि जो मेडिकल प्रोडक्ट है वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या फिर जस्ट लाइक दैट किसी भी शॉप से मिल जाएगा, जैसे हमें दूसरी मेडिसिन मिल जाती है। बट इस वैक्सीनेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये ऐसा नहीं है। मार्केट ऑथराइजेशन का यहाँ पर यही है कि गवर्नमेंट वैक्सीनेशन रेगुलेट करेगी, बट जो इसका सेफ्टी एफिकेसी रिलेटेड डेटा है वो एवरी फोर्टनाइट प्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा। दिस इज सम डिफरेंस। फिर दूसरी बात यहाँ पे लिखा है नेसल वैक्सीनेशन का, तो बिना निडल और सिरिंज के ये हो जाती है, अच्छी बात है। अब इसका रोल कितना होगा इस पे अभी भी स्टडी है। नेसल वैक्सीनेशन जो नाक में एंटीबॉडीज वगैरह होंगी तो रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन अर्ली स्टेज पे ही हो जाएगा, बिकॉज कोविड का जो वायरस होता है वो पहले लाइक थ्रोट में आता है, देन फिर वो आगे लंग्स की तरफ फॉरवर्ड करता है। तो अर्ली स्टेज में ही अगर पॉसिबल होगा तो इट इज़ गुड, ऐसा एक डेटा है। इन सब डेटा को बहुत सीरियसली नहीं लेना है, ये डेटा रातों रात बदल भी जाता है, दिस स्ट्रैटेजी एंड ऑल। तो नेसल वैक्सीनेशन बच्चों में भी हो सकता है, फिर इसका वाइड एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल होगा, तो ऐसे करके इन्होंने फेवर किया है नेसल वैक्सीनेशन का। अब बात जो ये है कि हमें कोविड-19 रिलेटेड हर न्यूज़ में यही स्टैंड लेना है कि जो भी डिसीजन हो वो बेस्ड ऑन डेटा हो, बेस्ड ऑन लाइक साइंटिफिक रिसर्च हो, और इस पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की जाए। इंडिया में सैंडविच इम्यूनिटी है, सैंडविच मतलब एक मिक्स टाइप बन गया है, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन से भी इम्यूनिटी डेवलप हुई और कुछ लोग नेचुरली इन्फेक्ट होके भी इम्यूनिटी डेवलप कर लिए। तो इंडिया में इम्यूनिटी है। ओमिक्रॉन का दैट इज वाई इतना थ्रेट सीवियर नहीं हुआ। बच्चों में भी हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। प्रोटेक्शन ऑफ SARS-CoV-2 ज़रूरी है इवन आफ्टर वैक्सीनेशन एंड नेचुरल इन्फेक्शन। रेगुलर टॉक्स हैं जो साल भर से हम देख रहे हैं कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल है उनके लिए ये डेडली हो सकता है, कोमॉर्बिडिटी सीनियर सिटीजन्स के लिए ये डेडली हो सकता है। अब इसके बाद मार्केट कमिटमेंट, जैसे नई वैक्सीनेशन आ रही है, कोर्बेवैक्स आ रही है, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड का 30 करोड़ शॉट अभी ऑर्डर हुए, इन सब चीज़ों को भी देखना है। वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली विद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कराना ज़रूरी है। और बूस्टर डोज है उसका भी डिसीजन जो है वो बेस्ड ऑन लाइक डेटा एंड दिस साइंस बेस्ड होना चाहिए। अब इसी तरीके से दूसरी वैक्सीनेशन का है, तो रेगुलर टॉक्स हैं इसमें कि जो भी कोविड-19 रिलेटेड डिसीजन मेकिंग हो वो सारी डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन साइंस हो, दैट्स ऑल। अब ये जो न्यूज़ है वो है डिजिटल ट्रेड जगरनॉट रोल्स ऑन। डिजिटल ट्रेड, जिस तरीके से इंटरनेट का बूम हुआ है और पूरा वर्ल्ड ऑनलाइन गया है, कोविड के कारण फिजिकल दिस रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, तो डिजिटल ट्रेड भी जो है वो ऑन राइज हुआ है। अब ये जैसी चीज़ें होती है ना, डिजिटल ट्रेड या फिर कोई नई चीज़ आ रही है, तो वहाँ पे सारी कंट्रीज जो हैं स्टेक होल्डर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और मिल के डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। यहाँ जो प्राइमरली बात किया है कि अभी जैसे कैंसिल हो गई 12th मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, 12th मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस WTO की, जो शेड्यूल थी अभी इस डेट पे। यहाँ बात थी डिजिटल ट्रेड का नेगोशिएशन, जैसे जो डेटा है, डेटा कहाँ पे स्टोर हुआ है, ऑनलाइन टैक्सेशन है वो किस टाइप से कर रहा है, इन सब चीज़ों का एक रोड मैप होना ज़रूरी है, एक फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है। तो ये नेगोशिएशन थी, ये कैंसिल हुई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर वगैरह बात कर रहे थे जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव का,
कहाँ पर? ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स क्या होता है? इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट सेल करना। जैसे अलीबाबा है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है। तो ये लोग भी क्या करती है? टैक्स इवेजन के लिए रीरूट करती है। जैसे इंडिया में बहुत सारा सामान जैसे आ रहा है चाइना से, बट वो चाइना से सिंगापुर जाता है और फिर सिंगापुर से इंडिया आ जाता है। तो सोर्स ओरिजिन तो चाइना है, बट वो रीरूट हो रहा है सिंगापुर से। सिंगापुर के साथ हमारे ट्रेड ट्रीटीज हैं, तो यहाँ टैक्स इवेजन हो गया। सच टाइप ऑफ थिंग्स हैपन। तो ये जो चीज़ है वो लॉज का टाइट नहीं होने के कारण है। तो जेपीसी में ये बात था, जेएसआई जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव में बात था कि हम कन्वर्जेंस लाएं और जो लॉज हैं इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेट के थ्रू जो हो रहा है ट्रेड, डिजिटल ट्रेड, उसमें एक कन्वर्जेंस लाएं, इस बात पे था। बट यहाँ अग्रीमेंट नहीं हो पाया। ग्लोबल जो रूल्स हैं, एक्चुअली क्या होता है, वेस्टर्न और डेवलप्ड कंट्रीज रूल्स अपने फेवर में ट्वीक करने की कोशिश करती है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है डेटा की। जैसे मेटा जो है फेसबुक का कंपनी, उसने अभी धमकी दिया है कि यूरोप में वो इंस्टाग्राम और लाइक फेसबुक एंड अदर्स को बंद कर देगा, बिकॉज जो यूरोप है वो डेटा के लिए बड़ा सेंसिटिव है। वो चाहता है फेसबुक वगैरह जो कंपनीज हैं वो डेटा स्टोरेज यूरोप में ही करें, लोकलाइज्ड डेटा हो, और उस डेटा पे, बिकॉज वहाँ के यूजर्स का डेटा है, तो उस डेटा पे यूरोप का फर्स्ट से हो बजाय अमेरिकन कंपनीज का। तो इस बात पे टेंशन हो रहा है, बिकॉज ये जो इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी, इट इज़ ऑल अबाउट डेटा। डेटा से क्रंचिंग होती है और डेटा से टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। सो इसीलिए ये जो बात है डेटा की, ये एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो ये चीज़ है। अब जैसे इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना, अगर कोई नया रूल बन रहा है, कोई नया फ्रेमवर्क बन रहा है, अगर हम वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम मिस कर देते हैं इस अपॉर्चुनिटी को टू शेप द न्यू वर्ल्ड, टू शेप अ सर्टेन थिंग। तो ये चीज़ भी करेक्ट नहीं है। इंडिया को इसमें बेटर सोचना चाहिए जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए। अब ग्लोबल रूल्स हैं डिजिटल ट्रेड में, तो WTO तो 1994 में आया था। 1998 में ये मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट हुई, तो ये सेकंड थी। जैसे हम ग्लासगो समिट वगैरह में देखते हैं ना, COP26, 27, ऐसे ही WTO में ये मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंसेस होती है। तो यहाँ बात हुई कोर रूल्स क्या होने चाहिए ई कॉमर्स रेगुलेशन के, बिकॉज ई कॉमर्स पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड है। कई बार मोरेटोरियम लग जाता है कुछ कंट्रीज में, या फिर डंपिंग भी यहाँ पे होती है, कस्टम से रिलेटेड इशू हो जाता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स में। एक प्रॉपर फ्रेमवर्क इज रिक्वायर्ड ई कॉमर्स में। 4 एरियाज हैं: गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड डेवलपमेंट। गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड डेवलपमेंट, यहाँ वर्क करना जरूरी है। तो की इश्यूज यही है। सरप्राइज एंट्रेंट चाइना एंड इंडोनेशिया ने बोला कि they want to shape the rules from within the initiative rather than sitting on the sideline. Everybody wants to participate rules बनाने में, और इधर बिकॉज हेजेमनी हो जाती है बिगर कंट्रीज की, तो जो दूसरे कंट्रीज हैं वो साइडलाइन फील करते हैं और फिर नॉन पार्टिसिपेशन होता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही यही है कि जो ओवरऑल ट्रेड है, ट्रेड बिकॉज अब डिजिटल इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तो इसको भी फैसिलिटेट करे। WTO का प्राइमरी मैंडेट होता है बैरियर्स इन ट्रेड को, वर्ल्ड ट्रेड को हटाना, इस चीज को फैसिलिटेट करना, ट्रेड को फैसिलिटेट करना। तो उससे रिलेटेड ये बात है। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका की पोजीशन वो ये क्लियर है, एक सोवरेन राइट्स होना चाहिए स्टेट्स को, शेप डोमेस्टिक पॉलिसी विद इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, डोमेस्टिक पॉलिसी। इंडिया की अपनी खुद की एक पॉलिसी है, डोमेस्टिक एस्पायरेशन है, वो अलाइन करें इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन से। इनेबल देम टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। आइसोलेशन में ट्रेड नहीं हो पाएगा, वी नीड टू इंटीग्रेट, बट इंटीग्रेशन ऐसा हो कि हमारा जो एस्पायरेशन है वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हम मेंटेन कर पाए। तो डेटा लोकलाइजेशन का एक बात है जो हमेशा एक टेंशन का इशू बना रहता है, तो इस पे अभी कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं हुआ है। डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो डेटा रखना चाहती है, बिकॉज डेटा से रिलेटेड वो एल्गोरिदम बनाएंगे। ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस का यहाँ पे डिफिकल्टी होता है। अब सिलिकॉन वैली के जो कंपनीज हैं वो डेटा, ऑब्वियसली उनके पास डेटा का ह्यूज चंक है, एंड बाय दैट डेटा दे प्रोवाइड सो मेनी अदर थिंग्स लाइक एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड एंड ऑल। तो इंडिया के पास क्या चॉइस है? हमारे यहाँ भी अभी कोई डेटा डिजिटल प्राइवेसी का लॉ नहीं है। ये प्रपोज्ड हुआ था कृष्णा कमेटी, श्री कृष्णा कमेटी में भी आया, बट आज की डेट में ये सब ड्राफ्ट है, कुछ ऐसा वर्किंग डेटा नहीं है। केवल एक IT रूल 2000 है, उसी के अकॉर्डिंग अभी काम चल रहा है।
द पॉइंट इज वी नीड टू वर्क बिकॉज जो नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जो इकोनॉमी का डायरेक्शन है वो गो डिजिटल है और रॉबस्ट लॉज एंड पार्टिसिपेशन जरूरी है। और जैसे हमने आरसीईपी में पार्टिसिपेट नहीं किया या फिर दिस ट्रांस पैसिफिक में नहीं किया, इससे तो फिर हम आइसोलेट हो जाएंगे और हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, शेप नहीं कर पाएंगे पॉलिसी फॉर्मुलेशन का इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये लेजिटिमेट करने की ज़रूरत है डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप अग्रीमेंट। सो डिस्पाइट इट्स फेलिंग, WTO एक क्रिटिकल रोल है ग्लोबल गवर्नेंस का और इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट का। ये जो WTO है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS3 का, इवन GS2 में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया को यहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू करना चाहिए। डिजिटल ट्रेड जो है ये नेक्स्ट बिग थिंग है, जगरनॉट। देन दिस इज अबाउट अ सेल्फ रिलायंट फार्मा इंडस्ट्री। फार्माक्यूटिकल में भी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कहने को तो हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन एंड फार्मा का सुपर पावर है, बट जो उसका इंग्रेडिएंट है उसके लिए हम डिपेंडेंट है चाइना पे। जैसे फेज 1 है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स का, पर्टिकुलर चीज़ों के प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक के लिए हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। तो इसके लिए जो एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है ना उसके लिए हम डिपेंडेंट है। ड्रग इंटरमीडियरीज के लिए, की स्टार्टिंग मटेरियल्स के लिए हम डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे। तो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं बट जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो आ रहा है इंपोर्ट के थ्रू। इस चीज को करेक्ट करना जरूरी है। बाकी यहाँ पे लॉज वगैरह लिखे, चाइना पे डिपेंडेंसी क्यों सही नहीं है, और चाइना को इतना स्ट्रेंथ इसलिए मिलता है लेवरेज बिकॉज चाइना कॉस्ट बहुत कम कॉस्ट में, स्केल बहुत ह्यूज होता है तो कॉस्ट कम हो जाता है। तो इस तरीके से चाइना डोमिनेट करने लग जाता है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, कम कॉस्ट पे ह्यूज स्केल में अगर काम हो रहा है तो वो प्रॉफिट कमा लेता है, और इसीलिए चाइना पे फिर हम इंपोर्ट करते हैं, खुद से बनाए तो महंगा हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन। तो जो स्कीम है PLI की, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को प्रमोट करे। इसमें एक और चीज लिखा है कि यहाँ हम जो MSMEs हैं, जो स्मॉल जो है, इनको हम एनकरेज करें फार्माक्यूटिकल में लार्ज प्राइवेट सेक्टर फर्म्स के बजाय। तो इससे क्या होगा, हमें स्केल भी आएगा और सही कॉस्ट पे वो चीज़ अवेलेबल होगी, इंपोर्ट डिपेंडेंसी चाइना पे कम होगा। बाकी ये कुछ नाम दिया है 5 प्रोडक्ट्स जो हैं कैसे नहीं यूज़ होना है। ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में अब लिखना चालू कर दिया है, तो यू कैन रिवाइज दिस नोट्स और सारी चीज़ें यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगी। ओके, सारे यहाँ पर है। अब जैसे ये है, दिस इज पुअर टर्न आउट इन पार्लियामेंट्री कमेटी। अब जैसे पार्लियामेंट है, ये भी एक फेवरेट टॉपिक है, इससे सवाल आता है। पार्लियामेंट में क्या होता है, काम डेलीगेशन किया जाता है अलग अलग कमेटी को, एस्टिमेट कमेटी को, पब्लिक अकाउंट कमेटी को, एक बजट का कोई कमेटी, ऐसे अलग अलग कमिटीज है, डिसिप्लिन की कमेटी, वो एक पर्टिकुलर काम को करेगी। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डेलीगेशन होगा, तो बेटर ऑपरेट हो पाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी। अब प्रॉब्लम यही है कि पार्लियामेंट में टर्न आउट नहीं होता, काम नहीं होता, तो यही बताया है कि अटेंडेंस भी कम है यहाँ पे, कमिटी वाइज अटेंडेंस इज लेस। अब हम अपने कॉन्टेक्स्ट में इससे रिलेटेड एक सवाल तैयार करते हैं, और वो सवाल है प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन द पार्लियामेंट्री कमिटीज। इससे हर साल एक सवाल आया है कि एस्टिमेट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, लाइक दैट। सो प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन द पार्लियामेंट्री कमिटी, लक्ष्मीकांत बुक में बहुत अच्छे से ये दिया है। डिस्कस देयर रोल एंड फंक्शनिंग, उनका रोल क्या है और फंक्शनिंग क्या है। सो दिस सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। और बिफोर दैट हमने चाइना के बारे में पढ़ा था, बॉर्डर इशू, तो एक ये सवाल भी तैयार करते हैं। प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। इंडिया का एक मैप ड्रॉ करिए, लैंड बॉर्डर और सी बॉर्डर दोनों बताइए। प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, कौन से स्टेट्स हैं हमारे जो किन इंटरनेशनल बॉर्डर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ये सारा डेटा आप मैप के थ्रू और ऐसे टेक्स्ट में लिखिए। ड्रॉ अ मैप एंड डिस्कस एसोसिएटेड चैलेंजेस, जैसे पाकिस्तान के साथ क्या चैलेंज है, राजस्थान इधर अलग चैलेंज है, पंजाब में अलग चैलेंज है, जम्मू कश्मीर में अलग चैलेंज है। तो विद वन स्टेट भी डिफरेंट, जो विद वन कंट्री भी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, चैलेंजेस डिफरेंट है। सिमिलरली चाइना, लद्दाख में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, ऐसे करके एसोसिएटेड चैलेंजेस भी आइडेंटिफाई करिए, लैंड का भी और बॉर्डर का भी और दिस सी का भी। जैसे ये श्रीलंका था और ये इंडिया था, यहाँ कच्चा थी वो फिशरमैन एंड ऑल, तो एसोसिएटेड चैलेंजेस। ओके, दिस इज अगेन वेरी हाई यील्डिंग क्वेश्चन, इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। दिस इज इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे।
तो पार्लियामेंट्री कमेटी आज प्रिपेयर करना है और इंटरनेशनल बॉर्डर से रिलेटेड डेटा मैप और चैलेंजेस आइडेंटिफाई करने हैं। देन पार्लियामेंट पेज ट्रिब्यूट टू लता मंगेशकर जी। यूनिवर्सल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम होना चाहिए, एक्टिविस्ट ने कहा। देन इंडिया सपोर्ट हेल्प्ड श्रीलंका, वहाँ के मिनिस्टर ने बताया। साइबर सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस पर बेस्ड है ये वेबिनार। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं तो इससे भी बड़ा लाइक रिस्क है ऑनलाइन, तो दैट इज वाई जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर नेटिकेट्स सिखाना जरूरी है, दिस ऑनलाइन थिंग। साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि ये सारी चीजें हैं मैलिशियस एंड ऑल चीजें हो रहा है, वी नीड टू बी वेरी वेरी अवेयर। पेरेंट्स का भी और एल्डर्स का ये ड्यूटी है। देन दिस इज पॉलिटिकल। आधार नॉट मैंडेटरी ऑन कोविन, गवर्नमेंट ने बताया। आधार बेनिफिट्स ऑफ कोविड वैक्सीनेशन जो है वो आउटवे करता है रिस्क को, तो गो गेट वैक्सीनेटेड। ऑपरेशन टू कर्ब ट्रैफिकिंग लॉन्च्ड, ये कहाँ है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF, जो लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स वगैरह है वहां पर ऑपरेशन क्या है? आहट, ऑपरेशन आहट, ये डिप्लॉय होगा ताकि जो रेलवेज के थ्रू अगर विमेन ट्रैफिकिंग हुआ है, चिल्ड्रन है, तो इसको हम कैच कर पाए। दिस इज द मैसेज, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF. Then this is PM Cares Fund. Macron meets Putin over Ukraine row. French president hopeful to start towards de-escalation. Actually जो मैक्रोन भी है, जो फ्रांस है, वो भी थोड़ा डिस्टर्ब्ड है बाय दिस नाटो एंड ऑल। US और UK ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूक्लियर डील सबमरीन का ऑकस अलायंस बनाया था, तो दिस इज अगेन उस लाइट में मैक्रोन विजिट पुतिन, और पुतिन और नाटो तो यहाँ पर कन्फ्रंटेशन पे है ओवर दिस यूक्रेन। तो लेट अस सी यहाँ क्या होता है। देन दिस इज ईरान न्यूक्लियर डील टॉक्स टू रिज्यूम इन वियना। दिस इज गुड न्यूज फॉर अस, बिकॉज ईरान में नॉर्मलसी आएगी तो हम यहाँ से ऑयल बुला सकते हैं, ईरान में नॉर्मलसी आएगी तो यहाँ से चाहबार के थ्रू हम सेंट्रल एशिया पहुंच जाएंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ईरान में न्यूक्लियर डील होना अच्छी बात है। चाइनीज टेनिस स्टार, then tourists can enter Australia from Feb 21. Police used Pegasus to spy on former Israel. This is spying. Then January retail auto sales fall 11%. Reason क्या है? चिप शॉर्टेज। ताइवान इशू होगा तो ये और डिफिकल्ट हो जाएगा, चिप शॉर्टेज और बढ़ जाएगा। रूरल डिस्ट्रेस भी बना हुआ है, रूरल डिस्ट्रेस, डिमांड नहीं आ रही है, तो दैट इज वाई बजट में क्या बोला था? 35% तक कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। इंक्रीज इन प्राइस है, ओमिक्रॉन वेव ने टू व्हीलर्स को भी हिट किया है, फाडा प्रेसिडेंट गुलाटी साहब ने बताया। रूरल डिमांड, इंडिया जो है ना, यहाँ डोमेस्टिक डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जितना प्रोड्यूस करते हैं उतना कंज्यूम भी कर लेते हैं, तो दैट इज वाई जो डिमांड है, और वो भी डोमेस्टिक हिंटरलैंड में, रूरल में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमी को प्रोपेल करने के लिए। दैट इज वाई जो मॉनसून है वो इंडिया में गॉड माना जाता है। वाई? बिकॉज मॉनसून अच्छा आता है, फसल अच्छी आती है, रूरल डिमांड बढ़ती है। सो मॉनसून एंड ऑल इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। अभी कोविड-19 के कारण भी रूरल इम्पैक्ट हुआ है, दैट इज वाई यहाँ पे ये देखने को मिला है डिस्ट्रेस, और इसीलिए MG नरेगा भी इतना इंपॉर्टेंट है। स्टॉक्स स्लाइड ऑन फियर ऑफ ऑयल लेड इन्फ्लेशन, RBI स्टांस शिफ्ट, तो अभी इन्फ्लेशन का थ्रेट है, लेट अस सी। पब्लिक बोरोविंग वोंट क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो मतलब सरकार बहुत ज्यादा यहाँ इन्वेस्ट कर रही है, तो ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट हो जाए, नो, एक्चुअली वहां पे क्राउड इन होगा। हमने कल ही पढ़ा था एक वर्चुअस साइकिल ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट भी चल रहा है, तो वोंट क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे बताया। अपॉर्चुन टाइम है फॉर इन्वेस्टमेंट बाय कंपनीज, असर्शन दिया। देन ऑयल डिक्लाइन है, अगर US ईरान का टॉक हो गया तो इससे पूरा दिस जो ब्लॉक है, सऊदी ब्लॉक एंड दिस ईरान एंड ऑल, स्टेबिलिटी आएगी, तो ऑयल स्टेबिलिटी आएगी तो ऑयल का प्राइस कम हो गया। यहाँ इनस्टेबिलिटी आती है तो ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है। अगर ईरान नॉर्मल होगा तो यहाँ से हम सस्ता ऑयल भी बुला पाएंगे। देन दिस इज नेक्स्ट, दिस इज स्पोर्ट्स और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है, हाउसिंग असिस्टेंस की बात है। डोमेस्टिक कोल डिमांड बढ़ रहा है, दिस इज कोस्ट अंडर प्रेशर, कोस्टल एरिया, तटीय एरिया, कोस्टल एरिया, कोस्टल रीजन कंटेनिंग सी ग्रासेस, सवाना, कोरल रीफ, हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन प्रेशर है, एंथ्रोपोजेनिक, तो ये स्टडी किया है, और कोस्टल जो है ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पे डिफिकल्टी आया है। पैसेंजर व्हीकल का सेल कम हुआ है, एंड वैक्सीनेशन डोनेशन,
अब ये जो न्यूज़ है, दिस इज अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी प्लान। अभी क्या होता है, जैसे आप नोट उठा के देखो, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर के साइन होते हैं। ये जो नोट होता है, दिस इज लाइक अ फिएट करेंसी। तो जो नोट में आरबीआई गवर्नर ने साइन करके बताया है कि इतना इसका वैल्यू है, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। अब इस नोट को प्रिंट करना, इस नोट को सप्लाई अलग अलग जगह पहुंचाना, ये सब चीज़ों में भी एक कॉस्ट होता है। तो इमेजिन जैसे ब्लॉकचेन आ गया है, ऐसा एक टेक्नोलॉजी बेस्ड करेंसी आए जो बैक्ड बाय आरबीआई हो, तो ये जो नोट है उसी को हम रिप्लेस कर दें। बट बिकॉज दिस इज बैक्ड बाय आरबीआई, तो इसमें आरबीआई की गारंटी भी रहेगी। आरबीआई की गारंटी रहेगी मतलब ये स्टेबल भी रहेगी, इसमें जो फ्रॉड्स एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज अब आरबीआई प्लान कर रही है, डिजिटल करेंसी। करेंसी का भी ऐसा होता है ना, अगर इसका इवोल्यूशन देखें तो पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मतलब 1 किलो लाइक राइस है, 1 किलो व्हीट है, दोनों एक्सचेंज कर लो, दिस इज बार्टर सिस्टम। फिर हम करेंसी में आए, तो करेंसी में पहले हमने इंट्रिंसिक वैल्यू वाली करेंसी ढूंढी, जैसे सोना चांदी लाइक दैट। फिर हमने रिप्रेजेंटेटिव देखी, जैसे उस पे साइन सील लगा दिया है यहाँ पे, तो दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक ने भी टोकन करेंसी पे एक्सपेरिमेंट किया था, ऑल्दो वो फ्लॉप हो गया बट वो वे अहेड ऑफ इट्स टाइम था। तो ये चीज हुआ। उसके बाद ये पेपर करेंसी आई, फिर प्लास्टिक करेंसी आई, और अब बात आ रही है सच टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी की। तो ये जो डिजिटल करेंसी होगी, इसमें अभी जो जितनी भी बातें हैं ना, बहुत अर्ली टॉक्स हैं, तो दैट इज वाई इसमें ज्यादा ड्वेल नहीं करना है। ये जो डिजिटल करेंसी होगी, इसमें आने में अभी बहुत टाइम है। द पॉइंट इज कि अगर ये आएगी तो इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो अभी हम निटी ग्रिटी में नहीं जाएंगे, ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, हम ये देखेंगे अगर ये होगा, डिजिटल करेंसी आएगी तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या चैलेंजेस आएंगे, एनालिटिकली, टेक्निकली नहीं अभी। तो चैलेंजेस देखो क्या आएंगे। अभी क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, फिर नीचे बहुत सारे बैंक्स हैं, और फिर हम कस्टमर आ जाते हैं। तो हमारा जो भी ट्रांजेक्शन होता है, लोन होता है, डिपॉजिट होता है, वो सब बैंक्स के थ्रू होता है। अगर डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो आरबीआई से हम डायरेक्ट डील करने लग जाएंगे। तो इन बीच वाले बैंक्स का क्या होगा, आरबीआई से हम डायरेक्ट डिजिटल करेंसी के थ्रू डील कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, लाइक दैट एवरीथिंग। तो व्हाट वुड हैपन टू दीज बैंक्स, यहाँ का जो पैसा है, लोगों को ऑप्शन भी मिलेगा उसको डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कराने का। तो इससे तो बैंक्स के ऊपर और प्रेशर हो जाएगा अगर सभी ने डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करा लिया। ये ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं, बट इस स्केल में भी नहीं होगा, क्योंकि जो बैंक्स हैं ये इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, से 3-4% सेविंग अकाउंट में। बट अगर डेवलप्ड कंट्रीज का देखें तो वहां तो 0% इंटरेस्ट रेट पहुंच गया है, इवन नेगेटिव हो गया है। तो क्या बैंक्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे, दिस इज वन थिंग। सेकेंड, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी में से बिटकॉइन वगैरह हुआ, ये पॉपुलर क्यों हुए, ये पॉपुलर इसलिए हुए बिकॉज लोगों का भरोसा सेंट्रल बैंक से उठ रहा था। देवर सेइंग कि सेंट्रल बैंक जबरदस्ती पैसे भी प्रिंट कर देता है, करेंसी सैक्रिफाइस हो जाती है, लाइक दैट। प्लस दूसरी चीज वो चाहते थे एनोनिमिटी। तो अगर आरबीआई की डिजिटल करेंसी आएगी, वो ऑल्दो टेक्नोलॉजी भी यूज कर लेगी, ब्लॉकचेन एटसेट्रा, बट वहां एनोनिमिटी तो हुआ नहीं, और जो सेंट्रल बैंक है उससे भी हम डिकपल तो हुए नहीं। तो क्या आरबीआई जैसी डिजिटल करेंसी को इतने टेकर्स मिलेंगे, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। तो सेंट्रल बैंक क्लेम कर रहा है डिजिटल करेंसी का डिमांड है, ट्रेंड चल रहा है, तो क्यों ना हम अपनी करेंसी डिजिटल निकाल दें। सीबीडीसी, जो बिटकॉइन वगैरह प्राइवेट करेंसी है, इसके पैरेलल में ऑफिशियल सरकारी की करेंसी होगी जो ज्यादा बेटर रहेगी, स्टेबल रहेगी। बट अब यही बात है, बैंक्स का क्या होगा और क्या इसको इतने टेकर्स मिलेंगे, क्या ये पूरे वर्ल्ड में कॉमन हो पाएगी, इससे रिलेटेड रिस्क क्या है। अब प्रॉफिट्स तो हमें पता है कि इससे लाइक कॉस्ट बहुत सेव हो जाएगी, प्रिंट करना, नोट सप्लाई करना, मॉनिटरिंग बड़ी इजी हो जाएगी। बट फिर अगेन मॉनिटरिंग इजी होगी तो ये गवर्नमेंट का, लाइक गवर्नमेंट नोज एवरीथिंग अबाउट यू, तो वो एनोनिमिटी का फैक्टर कहाँ गया। इन सब चीजों पे अभी डिस्कशन चल रहा है। तो दिस इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ऑलराइट। अब ये बात है ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस बड़ी अच्छी मिसाइल है, दिस इज अ सुपरसोनिक मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल का अब हम एक्सपोर्ट करने की भी बात कर रहे हैं। अभी फिलीपींस के साथ हमने डील किया, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड ने, इतने $1 मिलियन का। तो ये जो है इंडिया रशिया दोनों ने मिलके बनाई है, और इस ब्रह्मोस मिसाइल का अभी हम एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर है इंडिया का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और रशिया का दिस NPO, इस कंपनी का।
तो दोनों ने मिलकर ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा रिवर के हिसाब से बना दिया ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। ये मिसाइल सिस्टम ग्रेजुअली अपग्रेड होगा, एंटी शिप भी है, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं, लैंड, सी, सब सी, एयर, हर सरफेस से इसको लॉन्च कर सकते हैं। सी बेस्ड टारगेट है, एक्यूरेसी और बेटर हुई है ओवर द टाइम। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमने इसको डिप्लॉय भी किया है। शुरू में 290 किलोमीटर की रेंज थी बिकॉज MTCR हमने साइन नहीं किया था, बट अब 2016 में हमने MTCR साइन कर लिया तो रेंज इसकी 450 किलोमीटर हो गई है और दिस इज अ सुपरसोनिक मिसाइल। तो वंडरफुल, अभी ये 600 भी हो जाएगी तो और बेटर है। तो दिस इज ब्रह्मोस। जो दूसरी कंट्रीज हैं इन डिस्कशन विद ब्रह्मोस, और भी कंट्रीज को चाहिए, हम सबको एक्सपोर्ट करेंगे। इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह एडवांस्ड स्टेज पे है। कानपुर बेस्ड कंपनी है MKU जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाती है। फिलीपींस को हमने एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट जो होता है ना, निर्यात, डिफेंस एक्सपोर्ट पे हम फोकस कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट में, बिकॉज हमें पैसे भी मिलेंगे, हमारा टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगा, ग्रो होगा डिफेंस मार्केट एंड ऑल। तो वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन डिफेंस एक्सपोर्ट। केवल इंपोर्टर नहीं, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, ये हमारा मैंडेट है। फिर कैबिनेट कमेटी ने ये बताया जैसे इंडिजिनस आकाश सरफेस एयर मिसाइल है, इसको भी साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वी आर फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट। LCA जो है हेलीकॉप्टर, तेजस, वॉरशिप, पेट्रोल, इसके एक्सपोर्ट की भी बात है। तो हम मिलिट्री हार्डवेयर का इंपोर्टर बस नहीं रहना चाहते, हम एक्सपोर्ट भी करना चाहते। गुड स्टेप। द थ्योरी ऑफ इस्लामिक स्टेट, तो ये IS से रिलेटेड है, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, लाइक दैट। तो कैसे इवॉल्व हुआ, देन इसको कैसे कर्ब करने की कोशिश की जा रही है, दिस इज दैट। नो योर इंग्लिश में आज जो इंग्लिश का हम मीनिंग देखते हैं, जैसे ये है, आई डोंट नो हाउ यू आर एबल। अक्सर जैसे सवाल पूछते हैं तो आर पहले आ जाता है, लाइक दैट। बट जब अपन डायरेक्ट सेंटेंसेस में यहाँ ऐसे कुछ बता रहे हैं तो आई डोंट नो हाउ यू आर एबल टू डू सो मैनी थिंग्स, आई एम नॉट श्योर वाई ही इज लर्निंग। वाई इज ही लर्निंग नहीं होगा, या वाई ही इज लर्निंग होगा। ही डिड नॉट टेल मी वेयर ही वॉज गोइंग, वेयर वॉज ही गोइंग नहीं, वेयर ही वॉज गोइंग। यूजुअली इंटरोगेटिव जो होता है, क्वेश्चन सवाल होता है, वहीं पहले आ जाना था, बट यहाँ पर नहीं आ रहा है। I asked him when he would return from Madras. She told me how the journey was, not how was the journey. Because अब यहाँ पे हम direct question जो है, we change the structure when it is reported. So where are you going? She asked me where I was going. Indirect speech में you don't retain the original structure. Okay. तो जब ऐसे indirect हो रहा है तो original structure नहीं रखना है, direct speech में अपन वैसा ही उसको बता देंगे। तो I asked him when he would return from Madras, not like कि I asked him when would he return नहीं बोलेंगे, when he would return from Madras. These are some certain things. अब जैसे नेगेटिव जब होता है तो you must find time to read good books. I hardly have time to read any. Any जब होता है ना वर्ड, any word हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव जब कुछ बताना है। I don't have any money, नेगेटिव मतलब नहीं है, any money. She does not have any sense, sense नहीं है। There is hardly any, milk नहीं है। He does not have any friend, तो any कब लिख रहे हैं, जब कुछ भी नहीं है, not. Some is used in affirmative sentences, like please get me some bread, any bread नहीं बोलेंगे, some bread, okay. There must be some mistake, she bought some oranges, okay. अब इकोनॉमिकल है और इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल मतलब होता है फ्रूगल है, जितना ज़रूरत है उतना ही खर्चा हो रहा है, दैट इज़ इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल राइड है, इकोनॉमिकल टैक्सी है ओला की, तो दैट इज़ इकोनॉमिकल। और इकोनॉमिक तो इकोनॉमिक होता है इकोनॉमी से रिलेटेड। तो ये अक्सर इनडिस्क्रिमिनेटली यूज होते हैं, बट देयर इज सम डिफरेंस। अब एक बात आती है अवेट की। अवेट के बाद फॉर नहीं लगता है, आई अवेट हिज अराइवल, फॉर नहीं। आई अवेट हिज डिसीजन, आई एम अवेटिंग फॉर हिज डिसीजन, ओके। फॉर नहीं आएगा यहाँ पे, ऑलराइट। तो अवेट के बाद फॉर नहीं आएगा। इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल में डिफरेंसेस होता है, सम पॉजिटिव और एनी नेगेटिव। देन यहाँ पे स्पीच है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऑलराइट। सो नो योर इंग्लिश। इंग्लिश में ग्रेजुअली वर्क करना है, ग्रेजुअली चीज़ें बेटर हो जाती है, ऑलराइट। सो दिस इज 8 फरवरी। ये दोनों सवाल हैं, इसके नोट्स भी मैं अभी शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।